वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसमें कितने नाम है, 35 नेताओं को इसमें शामिल किया गया है। सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट, रघुवीर मीणा, सीपी जोशी, रामेश्वर डूडी, मोहन प्रकाश, रघु शर्मा, हरीश चौधरी, लालचंद कटारिया, महेंद्र जीत सिंह मालविया, रामलाल जाट, प्रमोद जैन भाया, रमेश चंद मीणा, उदयलाल आंजना। हम आपको बता रहे हैं राजस्थान कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का गठन कर दिया गया है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर फर्स्ट इंडिया सबसे पहले इस खबर को ब्रेक करते हुए और नामों का जिक्र करें तो प्रताप सिंह खाचरियावास, शाले मोहम्मद, ममता भूपेश, भजनलाल जाटव, गोविंद राम मेघवाल, शकुंतला रावत, मुरारी लाल मीणा, अशोक चांदना, राजेंद्र यादव, सुखराम बिश्नोई, नीरज डांगी, रफीक खान, प्रशांत बैरवा, हाकम अली खान, धीरज गुर्जर, कुलदीप इंदौरा, जुबेर खान और ललित टूनवाल। ये 35 नाम केसी वेणुगोपाल के सिग्नेचर के साथ ये लिस्ट जारी कर दी गई है। मेरे सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, इस लिस्ट को डिकोड कीजिए, आपको क्या लग रहा है जिन नामों को इसमें शामिल किया गया है उससे राजस्थान में कांग्रेस की कौन सी तस्वीर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए बेहद महत्वपूर्ण इसलिए लेंगे क्योंकि एक तो सबसे पहले राजस्थान की जो एआईसीसी जो है वो राजस्थान में फैसले जल्दी और एक के बाद एक ले रही है, पहली बात। दूसरा, आप इस लिस्ट को देखेंगे तो आप में इसको जो सोशल समीकरण है, जैसे कास्ट इक्वेशन है, सोशल जो इक्वेशन है, उसको आपको यहाँ पे खास तौर पर दिखेगा। दूसरा एक चर्चा का विषय बनेगा कि सचिन पायलट 5वें नंबर पे हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा प्रभारी हैं, अशोक गहलोत हैं, गोविंद सिंह डोटासरा, भंवर जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट, रघुवीर मीणा। आपने पूरी लिस्ट पढ़ी, इसमें माइनॉरिटी नाम भी है, इसमें एसटी नाम भी है, इसमें एसटी के नाम भी है, इसमें पूरी तरीके से प्रमोद जैन भाया का भी नाम है, इसमें सभी को जाट का भी नाम है, यहाँ पे राजपूत भी शामिल है, प्रताप सिंह खाचरियावास भी शामिल है, गोविंद राम मेघवाल भी शामिल है। तो एसटी सारे कास्ट इक्वेशन को बैलेंस किया। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि पॉलिटिकल अफेयर कमेटी क्यों महत्वपूर्ण है। दरअसल जब आप चुनाव में उतर रहे होते हैं तो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी क्या करती है? ये वो कमेटी होती है जो चुनाव में उतरने के लिए क्या रणनीति होगी वो तैयार करती है, मैनिफेस्टो क्या कुछ होना चाहिए आपके स्टेट के अकॉर्डिंग वो तैयार करती है, उसमें सुझाव देती है। तीसरी बड़ी बात है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो उसको काउंटर करने के लिए कैसे क्या क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या सुझाव होते हैं, ये तमाम लोग हैं। और उसके अलावा बीजेपी को काउंटर कैसे करना है, यानी मैनिफेस्टो हो गया, चुनाव की रणनीति हो गई, तमाम चीजों पर ये देखा जाता है कि ये पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बैठ के सुझाव देती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जातीय समीकरण को इस तरह से, सोशल इक्वेशन को इस तरह से मैनेज किया गया है कि आपको हर, और ज्योग्राफिकल भी, ना सिर्फ वैसा ज्योग्राफिकल भी, क्योंकि राजस्थान के पूरे नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ से सबको लिया गया है जातीय समीकरण, तो यानी कि सारी ही जातियों का रिप्रेजेंटेशन इसमें शामिल होगा। यानी कि उनकी जो परेशानियां हैं, वहां के लोगों को क्या मैनिफेस्टो में चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन है, वो सब कुछ सुझाव मशवरा इसमें किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको ज्योग्राफिकल, सोशल तरीके से, क्षेत्रवाद, तमाम तरीके इसमें देखे गए हैं। और ये वो कमेटी है जो मैनिफेस्टो जैसा बड़ा चीज, जिसके दम पर, जिसके दम पर आप दरअसल चुनाव में उतरते हैं कि मैनिफेस्टो में हम ये कर देंगे, क्योंकि पिछले 2.5 साल से देखा जाए, आखिरी अगर बजट की बात करें या फिर राहत कैंप की बात करें, केवल और केवल योजना, केवल और केवल राहत के दम पर ही कांग्रेस की जो नैया है वो इतने आगे जा चुकी है, जहां एंटी इनकम्बेंसी की बात होती थी। तो मैनिफेस्टो में क्या कुछ करेंगे, एक बहुत खास बात, जब हम जमीन पर उतरे, फर्स्ट इंडिया की टीम जब जमीन पर उतरी तो एक बात देखने को मिली। वो बात ये थी कि बार बार जनता के बीच में ये है कि अशोक गहलोत, अगर जैसे जिलों की बात की, जिले घोषित कर दिए, तमाम बातें की, उनको इम्प्लीमेंट है, महिलाओं के टेलीफोन की बात करी, उनको मोबाइल फोन मिल रहे हैं। तो अब मैनिफेस्टो में क्या कुछ कहेंगे उसको खास तौर पर राजस्थान की जनता देखेगी कि भाई हो सकता है कर दिया जाए, क्योंकि इतना सब कुछ किया तो अब कर दिया जाए। अब इस पर काउंटर क्या करती है बीजेपी अलग बात है, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस ने अपनी बढ़त बनाते हुए ये जो पॉलिटिकल अफेयर। लेकिन अदिति, एक और सवाल मेरा है भाई, जब प्रवक्ताओं की लिस्ट आई, सचिव की लिस्ट आई, उपाध्यक्ष की लिस्ट आई, फिर कैंपेनिंग कमेटी की लिस्ट आई और अब ये लिस्ट आई है, मेरा सवाल यह है कि वही 35-40 नाम हैं जो हर जगह घूम रहे हैं, तो क्या उन्हीं के इर्द गिर्द कांग्रेस घूम रही है? बाकी नयों की अगर बात की जाए तो क्या वाकई में आपको लग रहा है कि बड़ों नयों को मौका देने में थोड़ा सा हिचकिचा रही है, क्योंकि इसमें एक भी नाम ऐसा नहीं है जिसके लिए कहा जाए कि हाँ एक नया नाम है?
देखिए, दो अलग चीजें हैं। नए नाम आपको हो सकता है टिकट वितरण के दौरान, जब कैंडिडेट का चुनाव हो, चयन हो, कैंडिडेट का चयन हो, उस समय आपको देखने को मिल सकता है। पर ये तमाम वो लोग हैं जो कांग्रेस के चेहरे हैं और वो अपने अपने इलाके में चेहरे बने हुए हैं फिलहाल। तो आप फर्ज कीजिए कि ये इनमें से कोई एक व्यक्ति अगर अपने क्षेत्र की या अपने जाति की कोई मुद्दा रखेगा तो उसका कंसिडरेशन होगा। ये दो अलग बातें हैं। अभी तक जैसा आपने कहा कि पीईसी आया, पीईसी में भी यही तमाम नाम दिखे थे और भी तमाम चीजें आई, यही आपको नाम दिखे। इसकी वजह यह है क्योंकि ये अपने अपने क्षेत्र के कांग्रेस के बड़े दिग्गज हो गए हैं। तो अब ये अगर कोई बात रखते हैं किसी कमेटी के सामने तो उसको कंसिडर किया जाएगा, चाहे फिर क्षेत्रवाद, क्षेत्र के हिसाब से या जाति के हिसाब से। लेकिन ये बात तय है कि कांग्रेस इस बार, आपको जो नए चेहरे की एक्सपेक्टेशन है विजेंद्र, इस बार टिकट वितरण में आपको वो नए चेहरे दिख सकते हैं, क्योंकि इस बार जिस तरीके से स्ट्रैटेजी के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है, वो तय मान लीजिए कि जहां पर एंटी इनकम्बेंसी है, जहां पर जनता ने नकार रही है, और आपको सच बताएं 100% सीट जो इनका सर्वे कह रहा है, ये मैं नहीं कह रही, जो एआईसीसी का सर्वे कह रहा है कि 120 में से 50 सीटें तो फॉर श्योर आ रही हैं राजस्थान में, लेकिन उसके अलावा भी सीटें हैं जो 75% आ रही हैं, जिसमें 25% काम करने की जरूरत है, कोई 85% आ रही है, कोई 92% आ रहा है, कोई 98 भी आ रही है, उसमें काम करने की जरूरत है। लेकिन 50 ऐसी सीटें एआईसीसी मान ही रही है जो 100% आ रही है। तो ऐसे में बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर काम किया जा रहा है, और ये वजह है कि इन सभी का नाम है क्योंकि ये अपने अपने इलाके, अपने अपने कम्युनिटी, अपने अपने जाति के चेहरे हैं, और सभी जाति की जो मुश्किलें, जो एक्सपेक्टेशन, जो चाहत है, वो इन लोगों के माध्यम से कमेटी में आएगी। और जाहिर तौर पे तमाम लोग, जो तमाम जाति है, वो जुड़ने की भी कोशिश इससे होगी। मैनिफेस्टो बहुत महत्वपूर्ण होता है जब भी चुनाव हो, और खास तौर पे अब जब जनता को एक्सपेक्टेशन हो। तो अब इतनी उम्मीदें अशोक गहलोत सरकार ने बना दी हैं पिछले 5 सालों में खास तौर पर, तो ऐसे में क्या एक्सपेक्टेशन मैनिफेस्टो के माध्यम से आप जगाते हो और क्या राहत देंगे? अच्छा अदिति, एक और सवाल मेरा आपसे, चेयरमैन के तौर पर सुखजिंदर सिंह रंधावा इस पूरी कमेटी को लीड करेंगे, लेकिन आपको लग रहा है कि इस पूरी लिस्ट को तो लीड मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं? देखिए, दिल्ली का नाम तो इसमें दिल्ली के बिहाफ पर कोई भी प्रभारी है वो दिल्ली के बिहाफ से, अब हर कमेटी के चेयरमैन इसमें वो रहे हैं। पहला, जैसे कि आपने पिछली जितनी भी कमेटीज है स्क्रीनिंग का देखा, जिसमें एक्स ऑफिसर के हिसाब से वो रहे हैं, तमाम उसमें सुखजिंदर सिंह रंधावा प्रभारी, चुनाव प्रभारी कह लें या प्रदेश के प्रभारी होने के नाते सभी कमेटी में है। पर जाहिर तौर पे अशोक गहलोत के एक्सपीरियंस, मुख्यमंत्री होना और चुनाव आते आते इसमें पद ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, एक्सपीरियंस, संगठन की पकड़ महत्वपूर्ण होती है। तो वैसे तो सुखजिंदर सिंह रंधावा क्योंकि वो दिल्ली के नुमाइंदे हैं और निष्पक्ष तरीके से चीजें आए जाए तमाम चीजें, तो वही देखेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर जो बाकी के नाम है, जिसमें भंवर जितेंद्र सिंह का भी नाम है, गोविंद सिंह डोटासरा बतौर प्रदेश अध्यक्ष और सचिन पायलट, ये तमाम लोग भी राय मशवरा रखेंगे। लेकिन बात यही है कि अशोक गहलोत की सीनियरिटी इतनी ज्यादा है कि उस तरीके से वो ही लीड करते हुए ज्यादातर चीजें नजर आ रहे हैं। जैसे दिल्ली में भी चाहे भाजपा के सांसद हो, वो यही कहते हैं कि चुनाव कैंपेन भी फिलहाल तो अशोक गहलोत ही लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे फिर वो सीएम आवास के प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस से करें या तमाम चीजें करें। लेकिन फिलहाल तो जो भी लीड कर रहे हैं वो अशोक गहलोत ही करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर कागज और उसकी बात करें तो जाहिर तौर पे प्रभारी होता है, प्रभारी निष्पक्ष तरीके से किसी भी चीज को कंडक्ट करने के लिए जिम्मेदार होता है। जी बिल्कुल अदिति, और इसमें एक और सवाल, क्योंकि इसमें सचिन पायलट का नाम तो है जाहिर है, लेकिन सचिन पायलट के समर्थित जितने भी विधायक हैं उनमें से किसी का नाम नहीं है। उससे इतर अगर देखें तो प्रशांत बैरवा हैं, रफीक खान है, राज्यसभा सांसद नीरज डांगी इसमें है। इसके अलावा कहीं के आईसीसी में काफी करीब रहने वाले प्रियंका गांधी के धीरज गुर्जर हैं, वहीं जितेंद्र सिंह है। तो आपको लग रहा है कि सचिन का खुद का नाम डालने के बाद बाकियों को एडजस्ट इसमें नहीं किया गया, उसके पीछे कोई संदेश? देखिए, दरअसल अलग अलग तरीके से अलग अलग सबको एडजस्ट यहाँ पर किया गया है। जिन लोगों को नहीं एडजस्ट किया गया उनको संगठन में कर दिया है। जिन लोग, आपको याद होगा शुरू में जिनको मंत्रिमंडल में नहीं किया गया था
उनको बतौर विधानसभा सचिव के रूप में एडजस्ट कर दिया गया था। इसके बाद जब संगठन की बात आई तो अलग अलग तरीके से एडजस्ट किया। अभी आपने देखा कि रोहित वोरा चेतन दुबे को संगठन में बतौर जनरल सेक्रेटरी भी, जब पीसीसी की लिस्ट आई थी तो बतौर जनरल सेक्रेटरी, क्योंकि वो दो चेहरे हैं जिन्होंने सरकार बचाई है ये कहा जाता है, तो उनको महासचिव बना। देखिए कौन संतुष्ट हुआ नहीं हुआ, लेकिन ज्यादातर नेता किसी ना किसी लिस्ट में शामिल हो रहे हैं, एडजस्ट किया जा रहा है। लेकिन अब देखिए कुछ मंत्री हैं जिनका वर्चस्व है, जिनका सिक्का चलता है, ज्यादा बेहतर होगा कहना, जरूर लेमन लैंग्वेज है, लेकिन जिनका चलता है उनके नाम इसमें आए हैं। लेकिन माइनॉरिटी को इसमें शामिल किया गया है। रफीक खान को देखिए फर्स्ट टाइमर एमएलए हैं, लेकिन वो इसमें शामिल हुए। रफीक खान तो वो व्यक्ति हैं, जब अभी 30 लोगों की बड़ी बैठक बुलाई थी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में वो हुई थी, तब भी रफीक खान इसमें शामिल हुए। उन्होंने ये बताया कि ओवैसी जब ऐसा बोलते हैं तो हमें क्या काट रखनी चाहिए। उन्होंने अपने माइनॉरिटी में वो जहां विधानसभा में होके गए, भले ही वो सुखजिंदर सिंह रंधावा के आशीर्वाद से वहां पहुंचे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सबने अपनी अपनी बातें क्यों रखी। तो ऐसे में सबको, किसी को इग्नोर नहीं किया गया, क्योंकि 4.5 साल 5 साल से सरकार को कह लें या पार्टी को यही डर है कि कोई नाराज ना हो। लेकिन फिर वही बात कि शांति धारीवाल के लिए सवाल उठ जाता है कि उनके नाम कहाँ हैं, उनको आमंत्रित किया है कि नहीं, या महेश शर्मा का नाम इसमें आता है कि उनको कब आमंत्रित किया, कहाँ उनका नाम है, वो बात अलग है, वो भी सीनियर लोग हैं। लेकिन फिर भी कोशिश यही की जा रही है। और देखिए धीरे धीरे ये सवाल उठना बंद हो गया विजेंद्र कि ये पायलट खेमे के हैं या ये गहलोत खेमे के। आपने देखा कि बड़े साइलेंटली अब ये सवाल खड़े होने बंद हो गए, और अभी भी हम इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, हमारी चर्चा में ये बात नहीं आई कि ये वो लोग हैं जो पायलट खेमे के हैं, ये वो लोग हैं जो अब कांग्रेस। अदिति मैं अनिल लोढ़ा, वक्त पेनल्टी कॉर्नर का भी है, और एक आपसे बातचीत करते करते हमसे प्रताप सिंह खाचरियावास जुड़ गए हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास हमसे कनेक्ट हैं इस वक्त, आप कुछ पूछना चाहेंगी उनसे? प्रताप सिंह जी, आपका नाम यहाँ पर नजर भी आ रहा है, और आप ये अहमियत बता दीजिए पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में नाम शामिल होने की, और आगे की रणनीति क्या रहने वाली है इसको लेकर। नमस्कार आदित्य जी, मैं तो रास्ते में हूँ क्योंकि मैं तो मानकर धाम आया हुआ था। इलेक्शन कमेटी अभी बनी थी, स्क्रीनिंग कमेटी बनी है, अब पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की आपने ही मुझे रिंग किया है। तो आप जानते हैं जब इलेक्शन प्रोसेस चलता है तो पॉलिटिकल पार्टियों में इस तरह की कमेटियां बनती है, और हर कमेटी का अपना महत्व होता है। लगातार रेगुलर एक्टिविटीज हर पॉलिटिकल पार्टी में होते रहनी चाहिए। आप इस वक्त जानते हैं कि पूरे स्टेट में चीफ मिनिस्टर भी दौरा कर रहे हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी अपने कामों को लेकर, लगातार अपनी योजनाओं को लेकर मैदान में उतरे हुए है। इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो इस तरह की कमेटियां तो हमारा नेतृत्व बनाता है, और इन कमेटियों के जरिए पार्टी संगठन को मजबूत करना और पॉलिटिकली एक्टिविटीज को बढ़ाना। प्रताप सिंह जी, मुझे ये बताओ कि जो मंत्रिमंडल में है वही पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में है, तो और वही लोग हैं अधिकांश जो चर्चा में हैं, जिनके बयान जारी होते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो शिखर पर छाए हुए हैं। तो वो जो कार्यकर्ता जो वास्तव में आपको लेकर घूमता है कंधे पर, या जो कि और दूसरे सेकंड रैंक एंड फाइल के लोग हैं, उनको क्या किसी कमेटी में अवसर मिलेगा, और क्या सारे मंत्रिमंडल को इसमें शामिल कर लेने से कोई डिफरेंस क्रिएट हो रहा है क्या? नहीं, देखिए मेरी तो जानकारी में नहीं है क्या कौन सी कमेटी बनी है लोढ़ा साहब, लेकिन ये तय बात है कि हम भी, वो मिनिस्टर हो चाहे एमएलए हो, है सब कार्यकर्ता, और जहां जिसकी जरूरत होती है किस कमेटी में कौन क्या काम कर सकता है उसको वहां जगह दी जाती है, और ये फैसला आप जानते हैं खुद पार्टी हाईकमांड तय करता है जी। तो अब कैसे पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बनी है, कब बनी है, क्यों बनी है, आप जानते हैं इसका वे ऑफ स्टाइल क्या होगा। आप तो इतने सीनियर पत्रकार हैं कि आप मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा दबाव है कि कोई बगावत ना कर ले, कोई नाराज ना हो जाए। जो लोग मैटर करते हैं राजनीति में, जब चुनावी राजनीति होती है तो हर आदमी के पीछे वोट, जातीय वर्ग, समुदाय, कुछ ना कुछ होता है, या इलाका होता है, भौगोलिक वर्ग होता है, कोई मारवाड़ से, कोई मेवाड़ से, कोई वागड़ से। तो ये दबाव इसमें नजर आ रहा है कि सभी को, शाले मोहम्मद भी हैं और आप भी हो, और सब रघु शर्मा भी हैं, तो क्या जो सीन पर ऑलरेडी मंच पर लोग हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, ऑलरेडी जो मंच पर लोग हैं, किसी नए व्यक्ति को मंच पर नहीं चढ़ाया गया है।
वही है, बस एक मंच का बैनर बदल गया, ये पॉलिटिकल अफेयर कमेटी हो गई। नए व्यक्तियों को मंच पे चढ़ाएंगे ना। अभी जब इलेक्शन आ रहे हैं तो नए व्यक्ति एमएलए का चुनाव लड़ेंगे, बहुत लोग नए मैदान में हैं। आप देखना जब इस बार टिकटें आए, आप ये एडमिट कर रहे हैं कि देखना। कई लोगों की टिकटें कटने वाली हैं। नहीं, नए लोग क्यों नहीं आएंगे? सवाल कटना तो बात की बात है, नए लोग आएंगे तो आप देख लेना, नए लोग भी आते हैं, हर बार होता है सर। अब ये कटने वाली या नहीं कटने वाली हो तो वक्त बताएगा। चलिए मैं ये प्रताप कह सिंह रहा जी, हूं। प्रताप सिंह जी धन्यवाद आपका। आप रास्ते में हैं, मानगढ़ से लौट रहे हैं, जब जयपुर पहुंच जाएंगे और डिस्कशन करेंगे। अभी एक मेरे ख्याल से चुनाव अभियान समिति और बनाई, क्यों अदिति, मैं सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी चुनाव कैंपेन कमेटी का जो कैंपेन चेहरा कमेटी होगा, बनेगी, अभी उसका इंतजार है। उसको कौन लीड कर रहा है? क्योंकि मैं इस बात से बहुत अचंभित हूं कि जो रंधावा प्रदेश के प्रभारी हैं वही पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के चेयरमैन हैं। तो जो राय रंधावा की एज प्रभारी है वही रंधावा की राय पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के चेयरमैन की होने वाली है। जबकि दो आदमी होते तो तस्वीर का कोई दूसरा पहलू देखा जा सकता था, तस्वीर के किसी दूसरे पहलू पर चर्चा हो सकती थी, लेकिन वन एंड द सेम पर्सन को दोनों पदों पर रखने से ये स्पष्ट है, आला कमान ने मन बना लिया है कि एक दिशा में चलना है, एक व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंप दी गई है, उस पर 100% भरोसा करके चल रहा आला कमान, वो है रंधावा। क्यों अदिति? बिल्कुल। लेकिन सर एक और चर्चा, मैं अभी पार्लियामेंट से बाहर निकली हूँ, आज इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के इतिहास में सबसे लंबा भाषण अमित शाह ने दिया, लेकिन चर्चा एक बहुत खास रही, और चर्चा ये रही, राजस्थान के कल प्रधानमंत्री जी राजस्थान के सांसदों से मिले, उनको काफी डांट फटकार समझाइश करी है, लेकिन सवाल एक चीज बार बार ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी कि भले ही एक एकता दिख रही है या दिखाई जा रही है, लेकिन चुनाव कैंपेन में तो सिर्फ अशोक गहलोत ही हैं, बाकी सब घर बैठे हैं। तो सर इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, जो 5 साल संघर्ष किया उन्होंने, सरकार को जिस तरह बचाकर रखा और जिस तरह की योजनाएं लागू की, चाहे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित ना भी किया जाए, लीड तो वही व्यक्ति करेगा चुनाव के पूरे अभियान को। नाम किसी और का कागज में दर्ज हो जाए, किसी और के नाम पे लिस्ट निकल जाए, दस्तखत हो जाए, लेकिन राजस्थान में मैं मानता हूं कि फेस अशोक गहलोत का ही रहने वाला है। एज सिटिंग चीफ मिनिस्टर, एज 4.5 साल से जो उन्होंने संघर्ष किया, जिस तरह अपनी नाव को डूबने से बचाया और जिस तरह उन्होंने एक के बाद एक जनहितकारी योजना लागू की, तो जिन आधारों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो अनिल सर एक सवाल और यहाँ पर खड़ा होता है, रोज लगभग रोज एक नई सौगात, एक नई राहत अशोक गहलोत दे देते हैं, जो चिंता दिल्ली की भी बढ़ जाती है। तो क्या अभी 60 दिन बचे हैं तो उम्मीद करें कि 60 नई और सौगातें, नई और गिफ्ट राजस्थान की जनता को मिलने वाले हैं? मुझे लगता है आज उन्होंने कह दिया, वादा कर लिया ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने का 6%, मूल ओबीसी का आरक्षण अलग से रखेंगे। ये बात बड़ी बात है, जातीय जनगणना की बात उन्होंने आज कह दी मानगढ़ धाम में, और कोई प्लान उनके पास अभी और है। कल से वो मोबाइल देने वाले हैं महिलाओं को। इसके अलावा भी मुझे लगता है 2 से 3 बातें और ऐसी होंगी, 2 से 3 घोषणाएं और ऐसी होंगी जो मतदाता के मन को प्रभावित करेंगी और वो उनका फाइनल स्ट्रोक होंगी, ऐसा मेरे को अंदाज लग रहा है अभी। जी अदिति। सर पर एक चीज समझना चाहेंगे, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी आज गठित हुई है। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के 5 मुख्य काम क्या होते हैं? क्योंकि आप अच्छे से समझते हैं, आपने वर्षों तक देखा है, तो क्या क्या मुख्य काम होते हैं जो इसमें मेंशन लोग हैं, वो अपनी राय मशवरा जब देंगे इस कमेटी में, तो वो चुनाव को कितना प्रभावित करेगा या कांग्रेस के परफॉर्मेंस को कितना प्रभावित करेगा? देखिए, ये जो पूरी समिति है, ये समिति होती है तो भी और नहीं होती है तो भी फैसले उन्हीं 4 लोगों को लेने हैं, जो 4 लोग या 5 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 5, जो शीर्ष में ऊपर से नाम आ रहे हैं। बाकी सब उनके साथ सहयोग करने वाले हैं, उनके हाथ है, उनकी आँख है, उनकी नाक है, उनकी कान है, पर जो चेहरा है समग्र रूप से वो ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 लोग, 1 से लेकर 5 नंबर तक। सचिन पायलट शायद 5वें नंबर पे होंगे, या सीपी जोशी तक समझ लें। रघुवीर मीणा को नहीं मानता मैं, लेकिन सीपी जोशी, सचिन पायलट, जितेंद्र सिंह, हालांकि एक कम इलाके में अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन चूंकि गांधी परिवार के विश्वास के पात्र व्यक्ति हैं और गांधी परिवार सीधे फीडबैक ले सकता है, रंधावा के अलावा भी उनसे फीडबैक ले सकता है, इसलिए भी माना जाता है। क्योंकि जिस व्यक्ति को खतरा नहीं होता पार्टी से बाहर निकाले जाने का, जिसको खतरा नहीं होता
कि मेरे को अगली बार टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो उसके बारे में मानना जा सकता है कि वो साफ गोई से बात करेगा और ज़्यादा समीकरण बैठाने की कोशिश नहीं करेगा खुद के लिए। इसलिए ऐसे लोगों की ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उनकी राय लेना। तो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बहुत सी तय करेगी किस पार्टी से हमको गठबंधन करके चलना चाहिए, कौन से लोग छोड़ के आ रहे हैं उनको लेना है नहीं लेना है, बहुत सारी बातें हैं जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी तय करती है। अभी बहुत सारे राजनीतिक मसले सामने आएंगे, लिहाजा मैं कांग्रेस के तत्काल बाद, चूंकि आप जुड़ी हुई हैं संयोग से, आपसे पूछ ही लेता हूं कि कल जो प्रधानमंत्री ने सभा ली, मैंने आपने सुना होगा पेनल्टी कॉर्नर में स्पष्ट किया था कि सब कुछ प्रधानमंत्री करेंगे, हर भाषण वो देंगे, हर नारा वो देंगे, हर आरोप वो लगाएंगे, हर विवाद वो खड़ा करेंगे। राजस्थान में वो किसी राजस्थान के नेता के लिए कुछ नहीं छोड़ रहे करने के लिए। यहाँ तक कि 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भूमिका भी यही है कि वो उनको मंच पे बैठती हैं और तस्वीर भेंट करती है हर बार। तो ये कब तक ये रहेगा? तो कल की जो बैठक है जिसमें सांसद सारे मौजूद थे, वसुंधरा राजे भी मौजूद थी, शायद अलका गुजरी मौजूद थी, उसके बारे में आपने आज कुछ रिपोर्ट भी किया है। बस इतना जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री ने एक कड़ा रवैया अपनाया है और कहा है कि जो पार्टी छोड़ के जाएंगे वो इतिहास बताता है कि वो तबाह हो जाते हैं, जो भी कहा है उन्होंने। क्या लगता है आपको प्रधानमंत्री को इतनी कड़ी बात कहने की जरूरत क्यों पड़ गई? और आप मानेंगे कि जब आज हमने ऑफ रिकॉर्ड चर्चा करी तो सारे सांसद स्तब्ध थे कल शाम से कि प्रधानमंत्री जी ने काफी कुछ ऐसा कह दिया जो शायद पूरी रात ओवरनाइट उन्होंने सबने डिकोड करा कि इसके मायने क्या थे। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अभी एक और बैठक चल रही है राजस्थान के सांसदों की कैलाश चौधरी जी के आवास पर। हालांकि माना जा रहा है कि राजेंद्र राठौड़ जी भी 3 दिन से यहाँ पर हैं, तो वो भी आमंत्रित किए गए हैं, वो अभी है नहीं है इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन सभी सांसदों को वहां बुलाया गया। अब प्रधानमंत्री जी ने कल क्या कुछ कहा, देखिए सबसे पहले तो ये बात कही प्रधानमंत्री जी ने कि किस तरीके से किरोड़ी मीणा जो है, किरोड़ी मीणा उनकी तारीफ जमकर करी है। किरोड़ी मीणा को ये कहा है, किरोड़ी मीणा को ये उनके लिए कहा है कि मेरे संघर्ष के दिनों के व्यक्ति हैं, गुजरात से संघर्ष मेरे साथ किया है। और सबसे बड़ी बात कही कि अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उनकी विचारधारा, उनके समय के संघर्ष के हम व्यक्ति हैं। और सबसे करारी कड़ी बात ये कही गई है कि जिस तरीके से किरोड़ी मीणा ने संघर्ष किया राजस्थान में, अगर पूरे के पूरे संगठन ने संघर्ष किया होता। अदिति सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री को इतने कड़े लफ्जों में बीजेपी जैसी अनुशासित पार्टी और प्रधानमंत्री जैसा कठोर व्यक्तित्व, महानायक जैसा व्यक्तित्व, उनको ये बात राजस्थान के सांसदों को कहने की जरूरत क्यों पड़ गई अचानक बैठक बुला के? सिर्फ आप 2 मिनट में इस बात को बताएं, कोई पिन पॉइंटेड बात है क्या, कोई आशंका है क्या प्रधानमंत्री को पार्टी के अंदर? देखिए पहले तो ये 4 पॉइंट, किरोड़ी मीणा की जमकर तारीफ करना, ये कह देना कि अगर ऐसा संघर्ष किया गया होता तो फिर अभी तक कांग्रेस बहुत बैकफुट पे आ चुकी होती। दूसरा ये कहा कि मेरी तरफ से मैं स्वागत करता हूं अगर कोई दूसरे दल में जाना चाहता है, क्योंकि बार बार एकजुटता नहीं दिख रही है। हमने ऑफ रिकॉर्ड भी सीनियर आला कमान से बात कर ली, उनको भी ये पता है कि खुलकर अभी तक पार्टी एकजुट होकर काम नहीं कर रही है। दूसरी बड़ी बात है, उसी को समझाते हुए कहा कि इतिहास याद रखना, आप भले ही दूसरा दल बना लें या दूसरे दल के साथ चले जाएं, भारतीय जनता पार्टी से जो गया है वो हमेशा पछताया है, खत्म हुआ है और फिर लौट के भी आना चाहता है। इसलिए जाने ना दिया, ऐसा ना किया जाए, पर मेरी तरफ से स्वागत है। तो ऐसे कड़े शब्द कहना एकजुटता के लिए। दूसरा ये कह दिया कि आप अपने इलाके में जाएं, काम करें, आपकी रिपोर्ट अच्छी होगी तो आपको टिकट मिल जाएगी, नहीं तो अपनी दूसरी दुकान ढूंढ ले। आज समय हो रहा है, क्योंकि आज ये लंबी बहस इस पे छिड़ गई। आपका धन्यवाद दिल्ली से हमारा साथ देने के लिए। पेनल्टी कॉर्नर में जो विधिवत तरीके से बात होनी थी वो आज नहीं हो पाई, क्योंकि अचानक ये एक लिस्ट आ गई पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की, और वसुंधरा राजे कल जयपुर आएंगी। प्रधानमंत्री की बैठक में वो मौजूद थी, उनकी मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने कड़े लफ्जों में पार्टी छोड़ के जाने वालों के लिए जिक्र किया है, और वसुंधरा राजे की कोई भूमिका भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक तय नहीं की है। इन दोनों परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए पेनल्टी कॉर्नर में कल हम आपसे चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है और आने वाले कल क्या होने वाला है। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।